दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग इनकम टैक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये वाली वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इनकम टैक्स में यूज़ होते हैं, मतलब आगे के जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे इनकम टैक्स में तो उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं। मतलब बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आप किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उन टर्मिनोलॉजीज, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें वहाँ पर हम लोगों ने टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझा था, साथ में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों की मीनिंग मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कस करी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने देखे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर मैंने लास्ट वाली वीडियो भी बोला था, यहाँ पर भी आपको बोला हूँ, सीक्वेंस में मैं सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको इनकम टैक्स में मिलेंगे। तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन का या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले हैं तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियोज़ होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इनकम टैक्स की हिस्ट्री से। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो पहली बार जो इनकम टैक्स इम्पोज हुआ था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, मतलब जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में थी तब इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स विल्सन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में 1857 यानी कि 1857 में एक सिपाही म्यूटिनी हुई थी। मतलब जो ब्रिटिश आर्मी के अंडर में इंडियन सोल्जर्स थे उन लोगों ने वहाँ पर विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। कुछ राइफल को लेकर के कुछ वहाँ पर बवाल हुआ था, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ती गई थी वो विद्रोह, और बहुत बड़े पैमाने पर ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे। तो अब वो जो लॉसेज उनको हुए थे तो वो लॉसेज क्या करते थे, इंडिया से तो रिकवर करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो विद्रोह से उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी वो इंडिया से ही करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन के थ्रू इनकम टैक्स को 1860 में, ठीक है। इसके बाद 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास कर दिया गया जो कि आपका चला 1917 तक। उसके बाद 1918 में फिर से एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, ठीक है, और जो कि चला आपका 1922 तक। अब देखिए कई बार अमेंडमेंट हिस्ट्री में होते रहे, मतलब आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। तो आपको इतने ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं पढ़ने की कौन सा एक्ट कब तक चला, क्या चला, इससे कोई मतलब नहीं, कभी पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। आपको बस ये याद रखना है कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1860 में। किसने इंट्रोड्यूस किया? सर जेम्स विल्सन ने। उसके बाद जो हमारा अभी जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। जो अभी इनफोर्स में हम लोगों का है वो यह है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये फोर्स में कब आया था, इफेक्ट में कब आया था? 1 अप्रैल 1962 को। तो ये एक्ट पास हुआ था आपका 1961 में और ये इनफोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 को। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी, बाकी आपको हिस्ट्री से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद अब हम लोग इनकम टैक्स की मीनिंग को अगर डिस्कस करें तो देखिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मीनिंग हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में हमारा जो इनकम टैक्स है वो आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? जहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन, किस पे इम्पोज किया गया, मतलब गवर्नमेंट किससे पैसा मांग रही है, किससे इनकम टैक्स ले रही है, वो हो जाता है इम्पैक्ट। इसके बाद एक आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है अल्टीमेट बर्डन, किस इंसान ने अल्टीमेटली उस टैक्स को पेमेंट किया है। तो जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम इंसान पे होता है, मतलब जिससे गवर्नमेंट मांग रही है वही इंसान उस गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है टैक्स का, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहाँ पर बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर है, उसके बाद कंज्यूमर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से मांगा, मैन्युफैक्चरर ने उसके प्राइस में ऐड करके होलसेलर पे ट्रांसफर किया, फिर होलसेलर ने रिटेलर पे, रिटेलर ने कस्टमर पे, और कस्टमर जब पेमेंट करता है तो अल्टीमेट बर्डन कस्टमर पे आता है जो कंज्यूम उसको कर रहा है, ठीक है। जैसे जीएसटी के केस में होता है तो अल्टीमेट कंज्यूमर पे वो उसका जो टैक्स का बर्डन है वो आता है। तो यहाँ पर इम्पोज तो इस पे हुआ लेकिन बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया गया, कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की मीनिंग वहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर दी, यहाँ पर भी आपको एक बार बता दिया है। तो अब देखिए इनकम टैक्स की मैंने बोला कि इनकम टैक्स जो है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ये इसको कौन इम्पोज कर रहा है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करी। अब फिर से अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा हो, इसलिए मैं बार बार आपसे लास्ट वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया इस चीज़ का। वहाँ पर मैंने आपसे ये बताया था एक आर्टिकल 246 था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आर्टिकल 246 के अंदर में एक था 7th शेड्यूल। ये 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। 3 लिस्ट में एक जो लिस्ट होती है वो यूनियन लिस्ट कहलाती है, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट।
इन 3 लिस्ट में अलग अलग एरियाज बांट दिए गए हैं जिन पर जो आप कह सकते हो पावर है, ठीक है, जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की, वो बांट दी गई है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें उन एरियाज के बारे में बताया गया है जिस पर लॉ बनाने की अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट लिस्ट के अंडर में वो एरियाज दिए गए हैं जिस पर लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंट्रल ये दोनों मिल करके उस पर लॉ बना सकती। तो जो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है इसके अंदर में दिया गया है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट को जो भी इसमें अमेंडमेंट होंगे, जो भी उसमें चेंजेस होंगे, वो सब करने की और जो इनकम टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ पर्सन्स। अब देखिए पर्सन का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होता, पर्सन का मतलब HUF भी होता है, फर्म भी होता है, कंपनी भी होता है। तो अभी आगे हम लोग पर्सन की डेफिनेशन को भी देखेंगे। इट इज कैलकुलेटेड एनुअली ऑन द टोटल इनकम ऑफ previous year which is calculated according to the provisions of Income Tax Act 1961। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इट इज कैलकुलेटेड एनुअली, साल में एक बार कैलकुलेट किया जाता है और टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है जो कि टैक्सेबल इनकम होती है और प्रीवियस ईयर की इनकम होती है। ठीक है, जो कि कैलकुलेट होती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये हम लोगों ने इसकी मीनिंग देख ली। मीनिंग में ही हम लोगों ने इसका बेसिस ऑफ चार्ज भी देख लिया। तो बेसिस ऑफ चार्ज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसका ये मतलब होता है कि किस बेसिस पे आपका इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, क्या ऐसे बेसिस होंगे। तो ये आपका दिया गया सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दिया है एनुअल टैक्स ऑन इनकम। तो एनुअल टैक्स होता है ये, ठीक है, साल में एक बार आपका लगता है जो पूरे साल की इनकम होती है उस पर ये टैक्स चार्ज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में बोला इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर एट द रेट्स एप्लीकेबल टू दैट असेसमेंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर की इनकम है, जैसे अभी देखें, अभी इस समय हम लोगों का चल रहा है 2022 से लेकर के 23, तो ये है हम लोगों का असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर के पीछे वाला ईयर मतलब यानी कि 2021 से लेकर के 2022 तक। तो 2021 से लेकर के 22 में जो इनकम आपने अर्न करी इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो जो आपने इसमें इनकम अर्न करी होगी, ये इनकम आप जो होगी आपकी, इस पर टैक्स लगेगा। और जो टैक्स लगेगा उसके रेट कौन से होंगे, जो कि असेसमेंट ईयर में दिए होंगे। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिसमें आपकी इनकम को असेस किया जा रहा है, उस पर टैक्स चार्ज किया जा रहा है। और जिस इनकम पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम होती है, उसी पे टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहीं पर ये चीज़ बोली जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोला है टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो हर साल आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आते हैं जब बजट का डिस्कशन होता है, तो वहीं पर असेसमेंट ईयर के रेट जो है मतलब टैक्स रेट वो वहाँ पर बताए जाते हैं। तो हर साल फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है और आपके जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो जो टैक्स रेट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो जितने भी पर्सन डिफाइन किए गए, मतलब एक लिस्ट दी गई है हमको पर्सन्स की, उन पर्सन से चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स है। ये जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा और ये डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इसको भी अभी आगे मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो हर इंसान की जो टोटल इनकम होती है उस पर चार्ज किया जाता है, जो कि कैलकुलेट होती है अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और लास्ट पॉइंट में बोले इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो जो आपका इनकम टैक्स है वो डिडक्टेड एट सोर्स भी हो सकता है और पेमेंट इन इसकी जो पेमेंट है वो एडवांस में भी की जा सकती है। तो ये सब जितना भी होगा ये एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनकम टैक्स की मीनिंग देख ली और साथ में हम लोगों ने बेसिस ऑफ चार्ज देख लिया। ठीक है, तो बेसिस ऑफ चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपसे इस पर पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलिए या फिर आप टर्मिनोलॉजीज बोलिए। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स जो यूज़ होते रहते हैं इसमें इनकम टैक्स जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो उनमें जो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो होता है इनकम का। अब देखिए इनकम जो है आपकी डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंडर में। और इनकम की जो डेफिनेशन है वो ऐसी क्लोज डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है कि ये चीज़ें जो हैं वो इनकम के अंडर में आएंगी। इसका जो एरिया है वो काफ़ी ओपन रखा गया है, तो कोई फिक्स वहाँ पर इनकम को डिफाइन नहीं किया गया कि यही एक चीज़ इनकम है। मतलब उन्होंने एक लिस्ट तो दी हुई है लेकिन उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें मेंशन कर दी कि ये पॉइंट भी आपके हो सकते हैं इनकम के अंडर में। तो ऐसा कोई फिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने नोट करके रखे हैं, आप उन्हीं को देख लीजिए। पहला देखिए यहाँ पे क्या बोले, इनकम मीन्स मॉनेटरी इनकम विच इज डिराइव्ड
फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स विद सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी विद सम सॉर्ट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी जो इनकम है वो किसी रेगुलर अगर आ रही है तो वही इनकम होगी। जैसे सैलरी मिलती है हम लोगों को, तो अगर वही सैलरी आपको रेगुलर बेसिस मिल रही है वही इनकम है। अगर आपको कभी कभार भी जो इनकम मिल रही है वो भी आपकी इनकम के अंडर में ही आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान अपना बेचा, ठीक है, कैपिटल गेन हो गया आपको, तो उस पर भी आप उस पर टैक्स देंगे अपना, तो वो भी आपका इनकम के अंडर में आता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप डेली उसको बेच रहे हो तो आपको डेली कैपिटल गेन होगा, रेगुलर बेसिस पे कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो इनकम के अंडर में आता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी या फिर सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी होती है तो भी वो इनकम के अंडर में आता है। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले पॉइंट में हमसे बोला इनकम वेदर लीगल और इलीगल इज टैक्सेबल। तो ऐसा नहीं है जो आपने इलीगल सोर्स से अगर कोई इनकम अर्न करी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। यह है कि उस पर टैक्स लगेगा, उस पर हो सकता है फाइन भी लग जाए आपका, लेकिन टैक्स उस पर फिर भी आराम से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो दोनों की दोनों जो होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है नॉट नेसेसरी टू बी रिसीव्ड रेगुलरली एंड पीरियोडिकली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली ये सब चीज़ें जो है वो रेगुलर आपको इनकम होनी चाहिए। पीरियोडिकली को उसमें वो मैंडेटरी नहीं कि आपको पीरियोडिकली या रेगुलरली कोई इनकम हो। अगर आप लमसम अमाउंट भी एक बार में रिसीव कर रहे हो, जैसे मैंने अभी कैपिटल गेन की बात करी, आपने मान लीजिए घर बेचा अपना, ठीक है, फिर आपने कोई और अपना कैपिटल एसेट बेच दिया, तो आपको एक साथ में अमाउंट रिसीव हुआ, तो उस पर जो आपका वो गेन हो रहा है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लमसम अमाउंट भी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपका इनकम के अंडर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है शुड बी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड। तो देखिए आउटसाइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन था, ठीक, इंस्टीट्यूशन या फिर आप मान लीजिए कि एक एनजीओ है सपोज। अब उस एनजीओ में मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं ये इसमें अपना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो लिया जाता है ना सब्सक्रिप्शन फीस। तो ये मेंबर्स जो है यहाँ पर वो अपना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में कुछ अमाउंट यहाँ पर देते हैं। अब सब्सक्रिप्शन से जो अमाउंट रिसीव हुआ इसके बाद एक्सपेंडिचर ये लोग करते हैं अपना, तो एक्सपेंडिचर मान लीजिए इतना हुआ और इसमें कुछ यहाँ पर बैलेंस बच गया, तो ये जो बैलेंस बचा है इसको टैक्सेबल इनकम या इनकम नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम का सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आया है। तो कभी भी इनकम जो होगी वो इनसाइड सोर्स से नहीं होती, वो हमेशा आउटसाइड सोर्स होना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबर से आया और मेंबर ही उसके इंटरनल वो माने जाते हैं, मतलब मालिक एक तरीके से माने जाते हैं। तो उनसे जो इनकम रिसीव होगी वो इस इंस्टीट्यूशन की इनकम नहीं होगी। अगर कोई मान लीजिए बाहर से यहाँ पर डोनेशन दे देता है, बाहर से अगर कोई आता है ज्वाइन करता है, तो उसको फिर वो इनकम मानी जा सकती है। तो यहाँ पर इनकम जो है वो आउटसाइड सोर्स से होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला है नॉट एसेंशियल टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो कैश के फॉर्म में रिसीव हो चाहे किसी और भी फॉर्म में आपको इनकम जो है वो रिसीव हो सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो शेयर्स दे रही है, अपने जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको शेयर्स दे रही है, तो वो शेयर्स जो है वो भी उनकी एक तरीके से इनकम ही के अंडर में काउंट होगी। ठीक, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कैश के फॉर्म में आपको इनकम रिसीव हो रही हो, वो किसी और फॉर्म में भी रिसीव हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। तो जो इनकम का सोर्स है वो टेम्पररी सोर्स भी हो सकता है और परमानेंट सोर्स भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ना यहाँ पर लमसम वाला, तो लमसम अमाउंट यानी कि अगर मान लीजिए कैपिटल गेन आप कर रहे हो तो कैपिटल गेन आपका टेम्पररी है, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा कैपिटल एसेट बेचते रहोगे, उससे पैसा कमाते रहोगे रेगुलर बेसिस पे। तो आपकी जो इनकम है वो टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोले इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। तो अगर मान लीजिए आपने इनकम अर्न कर ली है, ठीक है, लेकिन आपने उसको रिसीव नहीं किया है, जैसे अभी हम लोग सैलरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सैलरीज के उसमें भी डेफिनेशन आती है कि आपने अगर सैलरी अर्न कर ली और रिसीव नहीं करी तभी वो टैक्सेबल होती है। उसी तरीके से इनकम अगर आपने अर्न कर ली है लेकिन अगर आपने उसको रिसीव नहीं किया है तब भी वो टैक्सेबल होगी, मतलब अक्रूड इनकम जो आपकी है वो भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोले रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट इनकम। अब देखिए मान लीजिए एक एम्प्लॉय था, ठीक, एक एम्प्लॉय था, इस एम्प्लॉय ने अपने फ़ोन के मान लीजिए खर्चे किए होंगे, तो जो फ़ोन के इसके एक्सपेंसेस हुए होंगे उन एक्सपेंसेस का बिल मान लीजिए ये रीइंबर्स करवा लेता है अपनी कंपनी से। तो अगर मान लीजिए 500 रुपये का इसने रीइंबर्समेंट करवाया तो ये 500 रुपये जो इसको रीइंबर्स हो रहा है, मतलब जो इसने खर्चा किया उस खर्चे को कंपनसेट एक तरीके से अपनी कंपनी से करवा रहा है। तो ये जो रीइंबर्समेंट ले रहा है ये रीइंबर्समेंट इनकम के अंडर में काउंट नहीं होगा, मतलब ये इनकम टैक्सेबल उसकी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी होता है, जैसे टूर्स और ट्रैवल्स पे जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर जितना भी खर्चा होता है, अगर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जितना भी खर्चा होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, रीइंबर्स करवा लेते हैं। तो वो जो रीइंबर्समेंट लेते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि वो इनकम के अंडर में काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं चार्ज ऑन इनकम इज क्रिएटेड अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन देन इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो कोई चार्ज अगर क्रिएट किया गया इनकम पे
देखिए चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो इंटरेस्ट का जब आप पेमेंट करते हो तो वो आपके प्रॉफिट से क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट जो पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो लीगल चार्ज होता है, एक तरीके से फिक्स चार्ज होता है, तो वो डिडक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग टैक्सेशन के उसमें काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है 100 रुपये का, और इसमें से मान लीजिए अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है 10 रुपये का, तो आपका जो इनकम आएगी जो टैक्सेबल होगी वो 90 रुपये की होगी। तो ये चार्ज होता है एक तरीके का। तो जब भी चार्ज क्रिएट किया जाता है इनकम पे अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन अगर आपकी है तो उस पर अगर कोई चार्ज क्रिएट किया गया तो देन इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, मतलब आपकी इनकम से उसको अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन, मतलब आप माइनस कर सकते हो ताकि आपको उस अमाउंट पे जो आपका चार्ज का अमाउंट है उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है डिडक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ने बोला रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ धर्मदा, गौशाला एटसेट्रा इज नॉट इनकम। तो जो गौशाला वगैरह में जो रिसीव करते हैं वो लोग डोनेशन के फॉर्म में, वो सब इनकम के उसमें नहीं आता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ने बोला पिन मनी रिसीव्ड बाय अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस इज नॉट इनकम। देखिए पिन मनी का मतलब होता है जो छोटा अमाउंट रिसीव करती है वाइफ। अब हस्बैंड जो है हर महीने जब सैलरी कमाता है तो नॉर्मली, अब वाइफ भी ऐसे खैर देती है हस्बैंड को, ऐसा नहीं है कि वाइफ अगर अर्न करी तो वो नहीं देती। तो जो हाउस वाइफ है उनकी बात जैसे की जा रही है अगर, तो हस्बैंड जब अर्न करता है सैलरी को तो वो कुछ पोर्शन अपना वाइफ को दे देता है सैलरी का, कि वो अपने जो खर्चे होते हैं पर्सनल जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए। तो जो वाइफ वो पैसा रिसीव कर रही है, ठीक है, वो वाइफ की इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये होती पिन मनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोले हैं डिस्प्यूटेड इनकम विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सच इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम का मतलब है कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है कि एक पर्टिकुलर इनकम है, उस पर दो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये उनकी होनी चाहिए, ये उनकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिसीव किया हुआ है, मतलब इन दोनों में से किसी न किसी ने तो रिसीव किया होगा, मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को इनकम मिल गई लेकिन दूसरा भाई क्लेम कर रहा है कि नहीं ये इनकम उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर टैक्स, ये ऐसा नहीं कि अगर डिस्प्यूटेड इनकम है वो कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा। तो यहाँ पर जिसके भी हाथ में, जिसने भी उस इनकम को रिसीव किया हुआ है वो उस टैक्स को पेमेंट करेगा वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ने बोला इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनकम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी पॉजिटिव, जैसे प्रॉफिट और लॉस हम लोग बोलते हैं ना, तो प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है और लॉस हमेशा नेगेटिव होता है। तो इनकम के केस में क्या होता है कि इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव इनकम जो होगी उसको हम लोग कहते हैं लॉस एक तरीके से। तो इनकम का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनकी मीनिंग पहले समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा इनकम के अंडर काउंट नहीं होगा। तो इनकम डाइवर्टेड टू सम अदर पर्सन अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन इज डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो किसी एक इंसान के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन थी, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन इन द सेंस मान लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है, ये दो इंसान हैं, इस इंसान की इनकम के ऊपर, मतलब ये जो इनकम रिसीव करेगा इसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डाल दी गई कि जब आप ये इनकम रिसीव करेंगे तो आप इस इनकम को इस इंसान को डाइवर्ट कर देंगे। ये लीगल, मतलब कोर्ट ने इसको बोल दिया, तो ये एक तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन हो गई कि जब आप इनकम रिसीव करेंगे तो आप इस इनकम को इस इंसान को डाइवर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्या, डाइवर्जन ऑफ इनकम। यहीं पर इनकम आफ्टर रिसीविंग इज गिवन और डाइवर्टेड वॉलेंटरली टू सम अदर पर्सन, इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो देखिए यहाँ पर एक था लीगल ऑब्लिगेशन वाला, मतलब पहला केस जो हम लोगों का देखा हम लोगों ने, वो ये था कि इस इंसान के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन थी कि जब ये इनकम को रिसीव करेगा तो ये इस इंसान को डाइवर्ट करेगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन थी इसके ऊपर। तो जब ये लीगल ऑब्लिगेशन वाला केस होगा तो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। यहीं पर जब अगर मान लीजिए कि इसने इनकम रिसीव करी, उसने अपनी मर्जी से इस इंसान को डाइवर्ट कर दी इस इनकम को, तो ये हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और ये मीनिंग समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है ये टैक्सेबल नहीं होता है। जब भी डाइवर्जन ऑफ इनकम होगा, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से आप अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। यहीं पर अगर आप खुद अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हो किसी को तो वो आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है। और लास्ट में यहाँ पे बोला एलपीजी सब्सिडी एंड अदर वेलफेयर सब्सिडीज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। ठीक है, तो जो एलपीजी सब्सिडी वगैरह रिसीव की जाती है वो टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि इनकम में अगर रिसीव वो नहीं आएगी तो टैक्सेबल भी वहाँ पर नहीं होगी। तो एलपीजी सब्सिडी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एलपीजी सब्सिडी और अदर वेलफेयर सब्सिडी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी अगर कोई रिसीव करी है तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे हम लोग अगर हैं, तो हम लोग गैस की अगर सब्सिडी मान ली रिसीव करें तो वो सब जो हम लोग सब्सिडी रिसीव करें वो हम लोगों की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पे। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, याद करने वाला इसमें कुछ नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आप इसको
कैलकुलेट करना है, इन सबको सीखेंगे। ये अलग अलग चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज आप पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज पढ़ेंगे। तो ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। पूरी बुक के अंदर में आप इनकम टैक्स जब पढ़ रहे होंगे तो आपको अलग अलग चैप्टर ही मिलते हैं। तो इन सारे हेड को ये बोले जाते हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो कि सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के अंडर में डिफाइन की गई है, इसमें ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द 5 मेजर हेड्स ऑफ इनकम। तो जो 5 मेजर हेड हैं इनकम के, उनको जब आप टोटल कर देते हो तो उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ये 5 मेजर हेड कौन से हैं? एक तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फिर कैपिटल गेन, और जितने बच जाते हैं उनको हम लोग अदर सोर्सेज के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो ये 5 हेड्स हैं इनकम के, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये 5 हेड है इनकम के। इन 5 हेड के इनकम को जब हम लोग टोटल कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल इनकम का। और टोटल इनकम को हमेशा याद रखिएगा कि यही आपकी क्या होती है? टैक्सेबल इनकम, ठीक है, यही आपकी होती है टैक्सेबल इनकम। जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो टैक्सेबल कभी नहीं होती है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप डिडक्शन माइनस करते हैं, उसके बाद आपको मिलती है टैक्सेबल इनकम। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो नोन एज टैक्सेबल इनकम, इट इज अ इनकम लेफ्ट आफ्टर मेकिंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम GTI। मतलब देखिए आपने क्या किया, आपने सैलरीज ऐड करी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके बाद फिर कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये आपका आ गया GTI, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप माइनस करते हैं, मतलब डिडक्शंस को इसमें से लेस करते हैं। कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? 80C से लेकर के 80U के बीच में जितनी भी डिडक्शन दी गई है उन सबको आप यहाँ पर माइनस करेंगे। ये डिडक्शन है, आप इसका भी एक अलग से चैप्टर दिया हुआ डिडक्शंस का, ठीक है। तो ये डिडक्शन भी हम लोग आगे के वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो 80C से लेकर 80U के बीच में जितनी डिडक्शन दी है वो हम लोग लेस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इस अमाउंट पे आपको यहाँ पर टैक्स को देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। तो जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 63,947, तो यहाँ पर जो 7 है इसको यहाँ पर 10 बना दिया जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 63,950, इस तरीके से करके। इसके बाद आता है पर्सन। अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने पर्सन की यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी। ये पर्सन की ये वर्ड आता है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर कहा था ना एक पर्सन। मैंने आपसे कहा था कि अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी पर्सन है यहाँ पर भी देखिए पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंडर में पर्सन कौन कौन होता है? पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब हम लोग जैसे एक इंसान है तो हम लोग इंडिविजुअल कहलाते हैं, तो हम लोग भी हो सकते हैं। साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जो हिंदू लोग चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी हो सकते हैं। उसके बाद एक कंपनी हो सकती है, फर्म को भी हम लोग पर्सन बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी हम लोग पर्सन बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर द एनी प्रीसीडिंग सब क्लासेस। तो ये जितने भी हैं इन सबको पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो जब आप अभी टैक्स रेट देखेंगे वहाँ पर, तो टैक्स रेट के हिसाब से जो टैक्स स्लैब आता है वो टैक्स स्लैब हर एक अलग अलग पर्सन के अलग अलग होता है। जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग टैक्स स्लैब होगा, ठीक है, HUF के लिए अलग होगा, कंपनी के लिए अलग होता है, फर्म के लिए अलग होता है। तो ये सब अभी हम लोग आगे के वीडियोज़ में ये भी डिस्कस करने वाले। टैक्स स्लैब वाली जो वीडियो होगी वो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में हम लोग इनकम को असेस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की। और इसका देखिए क्या दिया है, पीरियड और 12 मंथ्स, यहाँ पे पीरियड ऑफ होगा, ठीक है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब यहाँ पर असेसमेंट ईयर की जो बात करें तो ये हमेशा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका चलता है। अब अगर अभी के असेसमेंट ईयर की बात करें तो अभी होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। तो ये है हमारा इस बार का असेसमेंट ईयर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए असेसमेंट ईयर में जो टैक्स रेट डिसाइड किया जाएगा उसी पे आपको टैक्स देना है, और वो आपका टैक्स चार्ज होगा प्रीवियस ईयर की इनकम पे। तो अगर ये आपका असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, तो इसी के ऑपोजिट प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर के आपने जितनी इनकम अर्न करी होगी अप टू 31 मार्च 2022 तक।
मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जितनी भी इनकम आपने अर्न करी है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, जितनी भी इनकम आपने अर्न करी है उस इनकम पे आपको टैक्स देना है इन द असेसमेंट ईयर, और जो टैक्स रेट असेसमेंट ईयर में डिसाइड होगा उसी टैक्स रेट पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर यही बताया कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये चलता है। असेसी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पर बोलते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर की मीनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। देखिए, ईयर इन विच इनकम इज अर्न, तो जिस साल में आप इनकम को अर्न कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर इनकम इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर विच इज द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी उस पर टैक्स कटेगा कब? अगले ईयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है असेसी का, जो कि डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एन असेसी इज एन इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, जिसकी भी इनकम असेस हो रही है। असेसी का बेसिक मतलब होता है जिसकी भी इनकम असेस की जा रही है फॉर टैक्स पर्पज, उसको हम लोग बोलते हैं असेसी। तो एन असेसी इज एन इंडिविजुअल हु इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनकम अर्न और एनी लॉसेज इनकर्ड बाय हिम फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। ईच एंड एवरी पर्सन, अब देखिए, ईच एंड एवरी पर्सन who has been taxed in the previous year for the income earned by him is treated as an assessee under the Income Tax Act 1961। तो कोई भी पर्सन जिसकी इनकम जो है प्रीवियस ईयर की उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, कोई पर्सन का मतलब क्या है? वही फर्म, कंपनी, HUF जितने भी होते हैं, तो जिसकी भी इनकम पे टैक्स कट रहा है, जिसको हम लोग असेस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेसी। अब देखिए इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ असेसी भी हम लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो है नॉर्मल असेसी। तो नॉर्मल असेसी का मतलब होता है जैसे हम लोग अगर हैं तो हम लोग नॉर्मल अपनी इनकम जो अर्न कर रहे हैं उसके लिए हम लोग असेस किए जा रहे हैं, तो हम लोगों को बोला जाएगा नॉर्मल असेसी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इनकम के लिए, तो यहाँ पर जो इनकम उसके क्लाइंट की होगी उस क्लाइंट की इनकम को असेस किया जाएगा, लेकिन जो एडवोकेट है उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव असेसी, क्योंकि जो क्लाइंट की इनकम असेस की जा रही है वो की जा रही है उसके एडवोकेट के थ्रू, तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। इसके बाद एक आता है डीम्ड असेसी। तो जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी वैसे ही डीम्ड असेसी है, मतलब एक्चुअल में वो असेसी है नहीं लेकिन हम लोग उसको असेसी मान लेते हैं वहाँ पर, तो ये हो जाता है हमारा डीम्ड असेसी। तो दोनों एक तरीके से मान लीजिए सिमिलर कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव और डीम्ड। इसके बाद एक आता है असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब है कि किसी ने अपने मान लीजिए टैक्स में डिफॉल्ट किया है और फिर उसकी जो डिफॉल्ट की हुई इनकम है उसको जो असेस किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है असेसी इन डिफॉल्ट। तो यहाँ पर अभी आगे भी हम लोग और इसमें डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पर अभी आप बस इसकी मीनिंग समझ लीजिए असेसी का क्या क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी कि जिसकी भी इनकम को असेस किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं असेसी। तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये डिस्कस नहीं किया, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, कैजुअल इनकम है, तो इन सबको मैंने अभी यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि आगे जब हम लोग चैप्टर्स करेंगे तो उसमें हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम का पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ में कैजुअल इनकम भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, और जितने कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए उनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।